Yes. Very good afternoon, boys and girls. I welcome you to the new session of unit number 3 of chapter number 1, where we have started with the chapter theory of demand and supply. CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के हमारे इस जर्नी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम तीसरा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सप्लाई। पहले दिन मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, जिस डायग्राम में एक तराजू था। उस तराजू के दो बाजू थे, एक साइड में था डिमांड, दूसरे साइड में था सप्लाई। एक साइड में था डिमांड, दूसरे साइड में था सप्लाई। डिमांड पार्ट, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब तराजू की दूसरी बाजू अब हमें आज से समझनी है, वो है सप्लाई। दूसरी बाजू क्या है बेटा? सप्लाई, जो हमें आज से समझनी है। इज इट ओके? राइट, सप्लाई का जो पार्ट है हमें आज से समझना है। सो इस सप्लाई के पार्ट को समझने की कोशिश यहां से शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने फंडामेंटल रूल्स बताया आपको कि भाई चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट यूनिट डिमांड, सेकेंड यूनिट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इन दोनों भी यूनिट को जब आप पढ़ते हो तो खुद को अपने आप को एक कंज्यूमर की जगह पे आपको रखना है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ अ कंज्यूमर एंड देन स्टार्ट एनालाइजिंग द चैप्टर। यस और नो? अब इस वाले चैप्टर में वो गलती मत करना, इस वाले यूनिट में वो गलती मत करना, क्योंकि यूनिट नंबर 3 सप्लाई, ये प्रोड्यूसर के एंगल से हमें समझना है, ना कि कंज्यूमर के एंगल से। किसके एंगल से समझना है हमें? प्रोड्यूसर। तो हमें खुद को एक प्रोड्यूसर की जगह पे रखना है। वी हैव टू कीप आवरसेल्फ इन प्लेस ऑफ अ प्रोड्यूसर एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। We have to understand and interpret this chapter by keeping ourselves in place of a producer. If you keep yourself in place of a consumer and try to understand and see and read whatever is given in supply chapter, you will confuse. जो लोग खुद को एक कंज्यूमर की जगह पे ही रखेंगे और इस सप्लाई चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा? आप कंफ्यूज होने लगोगे दो चैप्टर में, डिमांड और सप्लाई। क्योंकि जो डिमांड में देखा था उसका उल्टा सप्लाई चलता है। लेकिन खुद को अगर तुम कंज्यूमर की जगह पे लगोगे तो आप सप्लाई की लॉजिक भी डिमांड के जैसे ही लगाओगे। सप्लाई अलग है, डिमांड अलग है, दोनों की लॉजिक अलग है। सप्लाई को हम प्रोड्यूसर के एंगल से समझते हैं, डिमांड को हम कंज्यूमर के एंगल से समझते हैं। दोनों का पार्ट अलग है, दो व्यक्ति अलग है, कंज्यूमर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है। तो अगर आप एक दूसरे को मिक्स करोगे तो चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जो स्टूडेंट्स डे 1 से अटेंड कर रहे हैं उन्हें कोई भी कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। हर रोज आए दिन जब से मैंने सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा है, हैव आई रिपीटेड एनी कंसेप्ट? एवरीथिंग इज न्यू एवरी डे। सो प्लीज कीप अ वॉच ऑन योर अटेंडेंस ऑल्सो। सो इस यूनिट को शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में ही नोट दी है। क्या नोट दी है? देखो मैंने, keep yourself in place of a producer to understand this particular chapter. Please keep yourself in place of a producer to understand this chapter. Demand is constituted with 3 elements. What are the 3 elements? Desire, ability and willingness. In the same manner, supply is also constituted with 3 elements: willingness, ability and offer. Willingness, ability and offer. Right? Let's for time being weights. अरे डोंट डिस्टर्ब, तंग मत करो मुझे।
क्या है? हाँ, तो दिस इज विष्णु. Vishnu is fan of Rasmika, and Vishnu is a producer. Vishnu is a producer. पिक्चर वाला प्रोड्यूसर नहीं बोला, प्रोड्यूसर जो चीजें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है. लेट्स से विष्णु की हमारी फर्नीचर फैक्ट्री है. हमारे विष्णु भैया की क्या है? अरे रे, अरे रे, अरे रे, अरे रे, किधर गए विष्णु भैया? अरे चलो, हमारा मजाक थोड़ा बाजू में रखो. विष्णु भैया है. अरे चलो रे मेरे भाई. हाँ, अरे उड़ो. अब देखो, विष्णु भैया हमारे क्या है? प्रोड्यूसर है. विष्णु भैया क्या है? हमारे प्रोड्यूसर है. ही हैज हिज ओन फैक्ट्री. His factory is furniture factory. His factory is a furniture factory. विष्णु भैया की फैक्ट्री है. फैक्ट्री किस चीज की है? फर्नीचर फैक्ट्री. यहाँ पे अलमारियां बनती है, बेड्स बनते हैं, फिर इसके अलावा ये सोफा है. जस्ट इमेजिन, टेबल बना हो गया. ये टेबल है, राइट. फिर इसके बाद क्या बनाने का? और ये चेयर है. बस हो गया, राइट. सो अब हमारे विष्णु भैया की फैक्ट्री है. विष्णु भैया की फैक्ट्री में फर्नीचर बनाते हैं अलग अलग. तो मुद्दा क्या है? सप्लाई इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ 3 एलिमेंट्स, दैट इज विलिंगनेस, एबिलिटी एंड ऑफर. सबसे पहला क्या है? विलिंगनेस. इच्छा शक्ति होनी चाहिए कोई चीज करने की. कोई चीज करने की इच्छा होनी चाहिए. अगर विष्णु प्रोड्यूसर है, लेट्स से विष्णु इज नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग. वो दिन रात बस वो रश्मिका की फोटो देख देख के उसको लाइक करने में परेशान, उसको शेयर करने में परेशान है. बोलता है मुझे कुछ नहीं, आई जस्ट वांट टू मीट रश्मिका एंड डू नथिंग. मुझे सिर्फ उसको मिलना है, बाकी मुझे लाइफ में कुछ नहीं है. सेल्फी, वन सेल्फी विद रश्मिका, बस इतना मेरे जीवन का उद्देश्य है, राइट. इसलिए उसने हाथ पे लिख दिया रश्मिका. अभी मेरी बात समझो. अगर विष्णु इज नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, विल ही बी एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग? विल ही बी एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग? नो. अगर विलिंगनेस नहीं है तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा. अगर विलिंगनेस नहीं है तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा. हाँ या ना? कोई भी चीज करने के लिए इच्छा होनी चाहिए. जैसे पढ़ाई करने के लिए इच्छा होनी पड़ती है ना. प्रेम, कहाँ है तुम्हारा दोस्त गिरू? किधर है? फीलिंग नॉट वेल. ओके ओके ओके. सो पढ़ाई करने के लिए विलिंगनेस चाहिए, है ना माजी? अनिरुद्ध, विलिंगनेस. हाँ, विलिंगनेस, इच्छा शक्ति जिसे हम कहते हैं. इच्छा शक्ति होनी चाहिए. इफ विष्णु इज नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, अनडाउटेडली ही वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग. कितनी भी बड़ी फैक्ट्री आप ओपन कर लो, तो कुछ बनाने के लिए देयर शुड बी फर्स्ट विलिंगनेस. If there is no willingness, there can't be anything being made. Second, for making something, you also need to possess the ability to make that particular thing. फर्नीचर बनाने की इच्छा विष्णु की है, लेकिन वो बनाने के लिए ना उसके पास कारपेंटर है, ना फैक्ट्री है, ना रॉ मटेरियल, ना कुछ है. फर्नीचर बना सकता है वो? क्या वो फर्नीचर बना सकता है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? तो उसने फैक्ट्री बनाई. फैक्ट्री से एबिलिटी आती है. जहां फैक्ट्री उसने बनाया, कारपेंटर लगाए, ये लगाए, वो लगाए, उसमें से उसे एबिलिटी आई.
he was willing to produce furniture. So for being able to fulfill his willingness, he set up this factory and started producing furniture. Now can I say this is supply? No. Why no? There is one more third element which is offer. Let's say ये MIDC में फैक्ट्री है और दिन रात हजारों से फर्नीचर विष्णु ने बनाकर अपने फैक्ट्री में रखे. सप्लाई कब होगा? जब वो फैक्ट्री में से आके बाहर शोरूम में आके मार्केट में बिकेगा तब सप्लाई होगा, या फैक्ट्री में पड़े पड़े ही सप्लाई होना है? फैक्ट्री में पड़े पड़े ही सप्लाई होगा उसका, या फिर उसको बाहर निकल के अलग अलग शोरूमों में दुकानों में रखकर उसे सप्लाई करना होगा? शोरूमों में सब जगहों पे मार्केट में उसे रखना होगा, बेचना होगा, तब जाकर भेजना होगा, भेजने के बाद वो बिकेगा तब जाके वो सप्लाई होगा. तो मैं ये कह सकता हूं क्या, अगर सप्लाई करना चाहता है, विष्णु के पास 1000 यूनिट है फर्नीचर के, अलग अलग चेयर बेड्स वगैरह, वो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे थोड़ी पता विष्णु को देना है नहीं देना है. अगर विष्णु अपना फर्नीचर बेचना चाहता है जो उसने बनाया है, ही शुड मेक एन ऑफर, ही शुड मेक एन ऑफर कि भाई मुझे ये 1000 जो चीजें हैं, इन 1000 चीजों को बेचना है और इन 1000 चीजों की ये कीमत है. जब वो ऑफर करेगा तब वो सप्लाई के लिए जाएगा. जब वो ऑफर ही नहीं करेगा तो बड़ा बड़ा स्टॉक आपके फैक्ट्री में पड़ा रहेगा, तो क्या उसे हम सप्लाई कहेंगे? क्या नहीं. तो क्या मैं कह सकता हूं विलिंगनेस प्लस एबिलिटी ऑल्सो शुड बी बैक्ड बाय अ प्रॉपर ऑफर? यस और नो? हाँ या ना? ऑल्सो शुड बी बैक्ड बाय अ प्रॉपर ऑफर. यस और नो? हाँ या ना? राइट. So supply, my dear friends, is constituted with 3 elements. Supply is constituted with 3 elements: willingness, ability and offer. Not only willingness, not only ability, but the producer should also make a offer, right? Now supply is expressed in terms of again quantity, price and time. अब फर्नीचर फैक्ट्री से कुछ सप्लाई करना है तो कौन सी कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी, क्या प्राइस की, कब, ये बताना पड़ेगा ना. कि भाई मुझे 2 बेड 10,000 रुपए वाले परसों सुबह लगने वाले हैं, तो आई एम एक्सप्रेसिंग द सप्लाई. आई एम एक्सप्रेसिंग द सप्लाई इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. सेम लाइक द डिमांड, द सप्लाई इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. अभी ओके? अब बात समझने की कोशिश करो. क्या हम डिमांड को और सप्लाई को दोनों को भी टाइम में रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ या ना? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम. जब कभी भी किसी भी चीज को टाइम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जब कभी भी किसी भी चीज को टाइम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वी कॉल इट एज अ फ्लो कंसेप्ट. क्या बोलते हैं बेटा हम उसे? फ्लो कंसेप्ट. क्या बोलते हैं उसे हम? फ्लो कंसेप्ट. फाइनल अकाउंट चालू हुआ अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया सभी लोगों ने? बनाया नहीं बनाया? हेडिंग क्या लिखते हो? Profit and loss account for the year. Profit and loss account for the year. For the year. So can I say we are denoting the profit and loss for the business with respect to time, that is 1 year. हाँ या ना? इसीलिए profit and loss account is also a flow concept. Whenever we denote anything with respect to time, it is called as a flow concept. Demand is expressed in terms of time, supply is expressed in terms of time, profit and loss account is expressed in terms of time. They are called as flow concept. Whenever a concept is expressed in absolute figures, it is called as a stock concept. It is called as a stock concept. जब कभी भी हम किसी चीज को टाइम के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते, that is called as stock concept. 5 mobile, can I call it as a flow concept? 5 मोबाइल है, वी आर मेजरिंग इन एब्सोल्यूट टर्म, दैट इज 5 इन नंबर्स, सो दिस इज अ स्टॉक कंसेप्ट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद अभी जो नया हेडिंग सर ने शुरू किया है वो क्या है? बैलेंस शीट. हेडिंग क्या लिखते हो? बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March of the particular year. As on. So the figures given in the balance sheet are absolute figures of the heads given on that particular day. So are we trying to denote the particular balance sheet with respect to time? जैसे ईयर का किया हम P&L में, balance sheet represent only the absolute figures of the particular head on that particular day. We are not denoting any of the figure given in the balance sheet with respect to time.
Hence balance sheet is a stock concept. Hence balance sheet is a stock concept. Whenever we denote anything with respect to time, it is called as a flow concept. So demand and supply both are a flow concept. Yes or no? हाँ या ना? Right? Now supply is expressed in terms of quantity, price and time. So supply is constituted with three elements: willingness, ability and offer. Willingness, ability and offer. Willingness, ability and offer. Ability के और एग्जांपल दे सकता हूं. मेरा किराना दुकान है एंड आई एम विलिंग टू सेल अ 4-व्हीलर कार और BMW कार. मेरा दुकान किसका है? किराना का. क्या मेरे दुकान में BMW कार बेच सकता हूं क्या? नहीं. क्यों? मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है. मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है. मेरे किराना में भरपूर सामान पड़ा है लेकिन मैं उसको ऑफर ही नहीं कर रहा पब्लिक को, कंज्यूमर को, तो कोई कंज्यूमर आके मेरे से माल खरीदेगा क्या? नहीं. समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ऑफर कितना जरूरी है? यस और नो? हाँ या ना? राइट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सप्लाई. ये जो कंसेप्ट है सप्लाई, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ थ्री एलिमेंट्स: विलिंगनेस, एबिलिटी एंड ऑफर. इसके कुछ प्रॉपर्टीज है. पहला क्या है? सप्लाई इज ऑफर फॉर सेल एंड नॉट एक्चुअल सेल. सप्लाई इज ऑफर फॉर सेल एंड नॉट एक्चुअल सेल. अंडरस्टैंड. ये फैक्ट्री है हमारे विष्णु की. विष्णु के फैक्ट्री में अभी मैं कुछ कंसेप्ट समझाता हूं, प्लीज ध्यान देना. और ये वाला जो है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो है ये शोरूम है जहां पर ये फर्नीचर रखकर बेचता है. यहां इन्होंने 10 बेड प्रोड्यूस किए. विष्णु ने अपने फर्नीचर के फैक्ट्री में 10 बेड प्रोड्यूस किए. इन 10 बेड में से बेचने के लिए, ऑफर के लिए अपने शोरूम में 8 बेड वो लेकर गया. जितनी जगह थी उसके हिसाब से 8 बेड वो लेकर गया. तो फैक्ट्री में कितने बचे? 2 बेड. अब ये जो 2 बेड फैक्ट्री में पड़े हैं, जो अभी तक ऑफर नहीं हुआ, क्वांटिटी विच इज प्रोड्यूस्ड एंड विच इज नॉट ऑफर्ड इज कॉल्ड एज स्टॉक. क्वांटिटी विच इज प्रोड्यूस्ड and which is not offered is called as stock. Is called as stock. Trading account, opening stock, closing stock. तो स्टॉक का मतलब समझो. प्रोड्यूस कितना किया है? 10 बेड. प्रोड्यूस कितना किया है? 10 बेड. 10 में से ऑफर कितना कर रहे हैं? 8. जो 2 बेड ऑफर ही नहीं किए तो क्या उसे कोई खरीदेगा क्या? नहीं. वो अपने पास पड़ा रहेगा. तो वो जो पड़ा है उसे क्या कहते हैं हम? स्टॉक. क्या कहते हैं बेटा? स्टॉक. अब शोरूम पे मैंने 8 जो बेड है वो ऑफर यानी बेचने के लिए शोरूम में लगा के रख दिए. सेलर हैज ऑफर्ड 8 बेड्स. क्या लगता है अब इस 8 बेड में से लेट्स से 5 बेड्स आर एक्चुअली सोल्ड. जैसे ही मैंने 8 बेड का जो कुछ भी डेमो वहां पे शोरूम पे रखा, 2-4 दिन में कस्टमर आए, लोगों ने देखा और 5 लोगों ने 5 बेड पसंद करके 5 बेड खरीद लिए. सो देयर वर 10 बेड्स. 10 में से ऑफर किए गए 8 शोरूम पे जो भेजे गए, उसमें से बिक गए 5. उसमें से बिक गए 5. जो फैक्ट्री पे पड़ा है वो क्या है? मेरा स्टॉक. वो कितने बेड का है? 2. अब मुझे बोलो सप्लाई कितना है? 8 या 5? What is supply? 8 or 5? Supply is 8 or supply is 5? Supply is 8 or supply is 5? 8 or 5 or 3? Or none of the above? 8, 5, 3, none of the above. बोलो MCQ. कौन बनेगा करोड़पति? 100 करोड़ का सवाल है. बोलो जितनी. Yes. How many of think 8? Raise your hand. जितने लोगों को 8 लगता है just raise your hands. आपको लगता है सप्लाई 8 बेड का हुआ है? Raise your hands. ओके. कितने लोगों को लगता है कि सप्लाई इज ऑफ 3 बेड्स? कितने लोगों को लगता है सप्लाई इज ऑफ 5 बेड्स? रेज योर हैंड. 5 बेड्स. रेज योर हैंड. 5 बेड्स. ठीक है. सप्लाई इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद 3 एलिमेंट्स: विलिंगनेस, एबिलिटी एंड ऑफर. शोरूम में बिकने के लिए, बेचने के लिए ऑफर कितने किए गए हैं? बेड 8. क्या बोला वहां पर? Supply is what is sold. Supply is what is
ऑफर्ड। विष्णु ने अपने शोरूम में बेचने के लिए कितने बेड ऑफर किए? कितने ऑफर किए बेटा? 8। कितने ऑफर किए? कितने किए? तो सप्लाई कितना हुआ? समझे? सो इससे हमें क्या समझ में आता है? सप्लाई हैज टू डू नथिंग विथ एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। सो जो 5 जो सोल्ड हुए हैं, दैट इज माय सेल, दैट इज माय सेल। सेल इज डिफरेंट, सप्लाई इज डिफरेंट। सप्लाई इज द क्वांटिटी विच अ सेलर ऑफर्स, सप्लाई इज द क्वांटिटी विच अ सेलर ऑफर्स। विष्णु इज ऑफरिंग 8 बेड्स, लेकिन उसमें से खरीदे कितने जा रहे हैं? 5। सो 5 इज द सेल, 8 इज द सप्लाई, 2 इज द स्टॉक, 2 इज स्टॉक। स्टॉक जो बचा है, जो ऑफर नहीं होता वो स्टॉक होता है बेटा। जो ऑफर कर दिए, शोरूम में रख दिए, तो वो सप्लाई हो गया, वो स्टॉक नहीं रहता। समझ में आ रहा है बात? ये देखो, अभी 10 बेड मेरे पास है, देखो ध्यान दो। 10 में से 8 मैंने ऑफर कर दिए, है या ना? तो 8 मेरा क्या हो गया? सप्लाई। 8 मेरा क्या हो गया? सप्लाई। इस सप्लाई में से जो सोल्ड होते हैं, जो 5 है, वो क्या है बेटा? मेरा सेल। वो क्या होता है? मेरा सेल। जो मैं ऑफर नहीं करता, जो मैं ऑफर नहीं करता, यानी कितना बचा मेरा? 2, वो होता है स्टॉक। अब कोई कंफ्यूज होगा, सर वो शोरूम पे जो 3 पड़ा है वो क्या? वो स्टॉक नहीं है, वो ऑलरेडी ऑफर्ड है, दैट इज सप्लाई, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सप्लाई। व्हाट इज नॉट ऑफर्ड इज स्टॉक, what is not offered for sale is stock, what is offered for sale is compulsorily supply, and what is actually sold is called as sale। जो बिकता है वो सेल है, जो ऑफर किया है वो सप्लाई है। जो बिकता है वो सेल है, जो ऑफर किया है वो सप्लाई है, और जो ऑफर ही नहीं हुआ वो क्या है? स्टॉक। जो ऑफर ही नहीं हुआ वो क्या है? स्टॉक। समझे क्या कंसेप्ट? इज इट ओके? चलो आ जाओ। सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, यह भी बता दिया मैंने, बिकॉज इट इज एक्सप्रेस विद टर्म्स ऑफ टाइम। जब कभी भी हम किसी भी चीज को टाइम के साथ डिनोट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लो कंसेप्ट। जैसे डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, देन दे ऑल आर फ्लो कंसेप्ट। बैलेंस शीट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, हाँ या ना? यस और नो? राइट? So these are the two main properties of supply, where supply is an offer for sale and not actual sale. How much bed did Vishnu offer for sale? 8. So what is supply? 8. How much he actually sold is 5. So what is 5? Sale. 8 is supply, 5 is sale, 2 is stock. Are we clear? Are we clear? Are we clear? चलो next heading, determinants of supply. Determinants of supply. ठीक है, पहला है प्राइस। चलो मजे लेते हैं सबके। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, देखते हैं किसको सही आंसर देने आता है। नाउ यू नो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा, लॉ ऑफ डिमांड में डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा, जिसमें पहला पॉइंट था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। व्हाट डिड वी लर्न इन लॉ ऑफ डिमांड? एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। यस और नो? हाँ या ना? जब चीजें महंगी होती है तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं, जब चीजें सस्ती होती है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। हेंस देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ या ना? हाँ या ना? अभी हमने कहाँ सीखा था? डिमांड चैप्टर में सीखा था बेटे, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, कहाँ सीखा था ये? डिमांड में। कहाँ सीखा था हमने? डिमांड में। लेकिन वहां रूल क्या था? Whenever we understand the demand chapter, we have to keep ourselves in place of a consumer and understand and interpret. Now you have to keep yourself in place of a producer and tell me the logic. If you know the answer, just raise your hand, I'll answer. I'll give you a chance to answer. आपको आंसर करना है, खुद को एक प्रोड्यूसर की जगह पे रखना है, और प्राइस डिटरमिनेंट कैसे अप्लाई होता है वो बताना है। What will happen if the price increases to supply? What will happen to supply if the price decreases? प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाइड को क्या होगा, और प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाइड को क्या होगा? सोचो और बताओ। रेज योर हैंड दोज हु विश टू आंसर। हाँ हाँ,
अच्छा ठीक है, ओके, हाँ। अच्छा, प्राइस इन्क्रीज झाली तर सप्लाय डिक्रीज होतो, प्राइस डिक्रीज झाली तर सप्लाय इन्क्रीज होतो, प्राइस इन्क्रीज झाली तर सप्लाय इन्क्रीज, प्राइस डिक्रीज तर सप्लाय डिक्रीज। हाँ, और कोई बोलो, हाँ कोई। प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, हाँ, सप्लाई डिक्रीज होगा, हाँ सेम। किरण के साथ कितने लोग हैं? हाँ सेम किरण के साथ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अपनी सोच को जवाब मुझे भी समझना है ना। देखो कैसा है, अगर आप जवाब दोगे, इफ यू ट्राई टू इंटरेक्ट, अगर आप जवाब दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अपन सोचने में कहां गलत हो रहे हैं। और ये पहले पॉइंट पे तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखो तुम्हें प्रोड्यूसर की जगह पे बैठना है, ध्यान रखो तुम प्रोड्यूसर की जगह पे बैठना है। देखो दो चीजें हैं, दो में से कौन सी सात हो तुम बताओ मुझे। एक चीज ऐसी है, प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, ऐसा किरण का कहना है, तेजस्वी ने कहना है। और कितने लोगों को यह लगता है कि प्राइस इंक्रीज के साथ सप्लाई कम होना चाहिए? ऊपर हाथ करो। हाँ, प्राइस इंक्रीज के साथ सप्लाई कम होना चाहिए। किरण हाथ ऊपर करो, तुम ही हाथ नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, बाकी लोगों को क्या लगता है? प्राइस इंक्रीज के साथ सप्लाई इंक्रीज होना चाहिए और प्राइस डिक्रीज के साथ सप्लाई डिक्रीज होना चाहिए। हाँ तो बेटा लॉजिक बता बेटा। डिमांड इंक्रीज होईल जेव्हा आपला प्राइस इंक्रीज झाली डिमांड कमी होते, मग डिमांडच कमी असेल तर सप्लाय कशाला वाढवेल? सप्लाय पण कमी होईल ना आपोआप। अच्छा अच्छा, रुक जा बेटा रुक जा, मालूम है तेरी 12वीं हो गई, रुक जा जरा, अंबर सरिया वेट। हाँ अब देखो यही तो मजा लेना है, आप ध्यान दो। किरण निकट लक्ष्य थे, हो गया तुम्हारा। अब तुम कहां गलत जाते हैं समझने की कोशिश करो। स्टूडेंट को बोल दिया प्राइस इंक्रीज, वो बोलते सप्लाई डिक्रीज। इशिता टेल मी इफ आई एम रीडिंग यू राइट। प्राइस इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई इंक्रीज। आपका बोलने का लॉजिक, आंसर देने का लॉजिक यह है कि सर अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा, अगर डिमांड कम हो गया तो सप्लाई क्यों बढ़ाने का, इसलिए सप्लाई कम करो। फिर से वही कर रहे तुम, यू आर कीपिंग योर प्लेस इन प्लेस ऑफ अ कंज्यूमर। यू आर नॉट कंज्यूमर टू डिसाइड, यू आर अ प्रोड्यूसर। तुम सिर्फ अपना सोचो, कस्टमर लेगा नहीं लेगा वो सोचने के लिए बोला है मैंने। हैव आई टोल्ड यू टू गिव अ थॉट अबाउट कंज्यूमर? यू आर अ प्रोड्यूसर। तुम्हें किससे मतलब है? प्रॉफिट। किससे मतलब है? प्रॉफिट है तो इश्क है, प्रॉफिट है तो इश्क है। प्राइस बढ़ेगा, अब तुम मेरे लॉजिक से चलो। अब तुम्हारा क्या कहना है? ये जो गलत हुए व्यक्ति है, बाकियों को कुछ मालूम नहीं, लेकिन है हम सही है। लॉजिक कितने को समझा है वो समझने की कोशिश करो। देखो इनका सोचना क्या है कि सर अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो गया तो सप्लाई क्यों बढ़ाने का, ऐसा इनका बोलना है। क्योंकि ये कंज्यूमर के एंगल से सोच रहे हैं। आप कंज्यूमर हो क्या? नहीं। आप कौन हो? प्रोड्यूसर। आपको प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना है। एग्जाम्पल, ये पेन, ये पेन मैं बना के 100 रुपए में बेच रहा था, प्राइस इंक्रीजेस। अब यही पेन लेट्स से 100 रुपए में बेच रहा था, 100 रुपए में मेरा प्रॉफिट कितना था? 20 रुपए। लेट्स फॉर एग्जाम्पल कंसिडर 20 रुपए मेरा प्रॉफिट था। यानी इस पेन को बनाने का एज अ प्रोड्यूसर मेरे को खर्चा कितना है? 80 रुपए। 80 रुपीज इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड 20 रुपीज इज माई प्रॉफिट। What if the price increases? Let's say the price of pen increases from 100 to 200. What will be my cost? It will still be 80. Ceteris paribus. Other things remaining same and constant. Ceteris paribus. Other things remaining same and constant. हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ प्राइस इफेक्ट। 100 रुपए वाली पेन आप 200 रुपए में मैं बेच सकता हूं, प्राइस इंक्रीजेस। मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो मैं सप्लाई ज्यादा करना चाहूंगा या कम करना चाहूंगा? कोई लो मतलब मेरे को क्या लेने देना, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? एम आई द कंज्यूमर। लेना नहीं लेना कौन सोचने का काम है? वो कंज्यूमर का। डिमांड साइड का कौन विचार करेगा? कंज्यूमर। मैं कौन हूं? प्रोड्यूसर। मेरे को तो जितनी महंगी पेन बिकेगी उतना अच्छा। समझ रहा है क्या लॉजिक? लॉजिक समझ रहा है क्या? हाँ या ना? यस और नो? चलो अब देखो, ये पेन 100 रुपए की है, इसमें मैं 20 रुपए मुनाफा कमा रहा हूं और इसमें से 80 रुपए मेरा खर्चा है।
लेट्स से इसका दाम कम होके हो गया 50 रुपए, दाम कम हो गया पेन का, लॉकडाउन में कोई पेन ही नहीं खरीद रहा, दाम कम होके हो गया 50 रुपए। अब मुझे बोलो मैं कौन हूं? प्रोड्यूसर। मैं कितने में पेन बेचूंगा? 50। मेरे को घर में कितने में बन रहा है वो? 80। बनाऊंगा पेन में, अगर मैं बनाया तो क्या होगा? अगर मैं बनाया तो क्या होगा? लॉस। लॉस में कोई बनाता है तो सप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा? समझे? तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, और प्राइस कम होने से सप्लाई कम होता है। समझे क्या? समझे क्या? तुम कौन हो? कौन हो तुम? प्रथमेश हो। सप्लायर प्रथमेश हो तुम कौन हो? सप्लायर हो। तो सप्लाई चैप्टर समझते वक्त अपने आप को एक प्रोड्यूसर की जगह पे रखो और फिर चैप्टर को समझो। समझा लॉजिक? इशिता सबको समझ में आया? जो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे थे आंसर के साथ, यस और नो? हाँ या ना? जो पहला पॉइंट क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एज द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिमांड है, क्वांटिटी सप्लाई increases, as the price decreases quantity supplied decreases. As the price of the product increases, quantity supplied increases. As the price of the product decreases, quantity supplied decreases. Increase, increase, decrease, decrease. कैसा है चल रहा चक्री? They both are moving in same direction or opposite direction? Same direction. Price बढ़ा, supply बढ़ गया, price कम हुआ, supply कम हो गया. When both the variables move in the same direction, then the relationship is called as direct positive relationship. अब बिना कहीं देखे आंख बंद करके बोलो डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। थंब रूल क्या कहता है? कर्व कैसी होनी चाहिए? यहां से फेंक दूंगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बोले। डायरेक्ट पॉजिटिव अगर है, थंब रूल मैंने आपको सिखाया है, दो वेरिएबल के अंदर अगर डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो कर्व कैसे होती है? अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो विदाउट लुकिंग इनटू लॉ ऑफ सप्लाई, टेल मी हाउ इज द सप्लाई कर्व? हाउ इज द सप्लाई कर्व? अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इजी है समझने के लिए अगर दिमाग जगह पे रखो तो। छोटू सा यूनिट है, लेकिन अगर कंज्यूमर की जगह रुक गए तो पूरा फिसक जाओगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, यहां पे एग्जांपल भी दिया है। जब प्राइस 10 था, क्वांटिटी सप्लाइड मेरी कितनी थी? 10। जब यही वीट का दाम 20 रुपए हो गया, यही गेहूं मैं पहले 10 रुपए में बेचता था, अब मैं कितने में बेच रहा हूं? 20 रुपए में। मेरा प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि जो गेहूं पहले 10 रुपए में बेचता था अब वो मैं 20 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो मैं प्रोड्यूसर हूं, तो मैं सप्लाई ज्यादा बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? बढ़ाऊंगा। सो आई विल इंक्रीज माय सप्लाई टू 20। लेट्स से वही 10 रुपए के गेहूं 5 रुपए में हो गए, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। अगर मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? कम करूंगा। यस। As the price increases, quantity supplied increases. As the price decreases, quantity supplied decreases. Hence, there is direct positive relationship between price of the commodity and its quantity supplied. Next, prices of factors of production. Now understand, prices of factors of production. क्या word है? Factors of production. क्या है बेटा? Factors of production. ये हमारे विष्णु के फैक्ट्री में बना हुआ बेड है। क्या है बेटा? ये बेड। इस बेड को बनाने के लिए क्या क्या लगता है? प्लाईवुड, बोलो। स्पंज क्या को लगता? अच्छा, बेड आ गया, पूरा आ गया उसमें। हाँ, नेल्स, अगेन फेविकॉल, फेविकॉल से नैन हम लड़ाएंगे बेबी डॉल से, फेविकॉल से। यस, हाँ। तेरे फोटो को सीने से यार, हाँ बोलो। चिपका ले जूली फेविकॉल से। हाँ चलो। हाँ
सनमाइका और वेजेस किसके लिए बेटा? जो वर्कर जो करेगा ना काम, विष्णु तो नहीं करेगा हमारा, गणेश लेबर, गणेश लेबर, गणेश लेबर के क्या है? वेजेस। और क्या लगेगा बेटा? और क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट्री लगेगी जहां वो बनाएगा, उसका किराया लगेगा, फैक्ट्री का किराया लगेगा, राइट? जिस लैंड पे बनेगा उस लैंड का रेंट लगेगा, जो पैसा इस्तेमाल करके ये चीज बना रहा है उसका इंटरेस्ट लगेगा, जो लेबर गणेश हमारा इसके ऊपर काम कर रहा है उसका वेजेस लगेगा, और बाकी रॉ मटेरियल के लिए भी पैसा लगेगा। तो ये सारा चीजों जो लग रहा है बेटा, इसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। So all the factors, listen to me carefully, all the factors of production, प्रोडक्शन करने के लिए जो सारे फैक्टर्स होते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी बेड प्रोड्यूस करने के लिए सारे चीज क्या है? उसके फैक्टर्स है। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, दीज आर फैक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ बेड। यस और नो? ये सब चीजें होंगी तो बेड बनेगा, हाँ या ना? तो ये सब चीजों से जो बेड बनता है उसे हम कहते हैं फैक्टर। ये जो चीजें हैं जिनसे ये बेड बनता है इसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स है जिससे प्रोडक्शन होता है, और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो खर्च होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट, खर्चा। क्या बोलते हैं हम उसे? कॉस्ट या खर्चा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्च होता है, जिस खर्च को इनकर करने के बाद जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अमाउंट स्पेंट ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ या ना? बेड बनाने के लिए ये फैक्टर्स है, और इन फैक्टर्स के ऊपर जो खर्च होगा, जितना प्लाई लगेगा, जितना फेविकॉल, जितना नेल, जितना लेबर के वेजेस, सब चीजें, ये सारा जो खर्चा हम इनकर कर रहे हैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, उस सब का अगर हम सम ले ले तो वो मेरा क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मुझे क्या पता चलेगा कि ये जो बेड है ये कितने रुपीस पे बना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर बेड। क्योंकि मुझे जब कॉस्ट पता चलेगा उसके बाद मैं तय करूंगा ना कि मुझे किस दाम पे बेचना है। यहां पे समाज सेवा करने के लिए तो कोई बिजनेस नहीं करता है। बिजनेस सिर्फ एक ही उद्देश्य से है। किस उद्देश्य से है? प्रॉफिट। व्हाट इज द मेन एम ऑफ बिजनेस? व्हाट इज द मेन एम ऑफ बिजनेस? लेट्स से विष्णु को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है वो है 10,000 रुपए। यानी एक बेड विष्णु की फैक्ट्री में कितने रुपए में तैयार हो रहा है? 10,000 रुपए में। तो मार्केट में क्या विष्णु 10,000 में ऑफर करेगा? 10,000 में ऑफर करेगा क्या? नहीं। विष्णु किस लिए कर रहा है इतनी मगजमारी? सब लोगों के घर में बेड पहुंचने चाहिए इसलिए? हर घर में बेड पहुंचना चाहिए इसलिए? नहीं। घर घर में बेड पहुंचो मत पहुंचो, विष्णु की जेब में नोट होना चाहिए, मनी होना चाहिए, क्योंकि इस मनी के साथ फिर वो रश्मिका के साथ सेल्फी लेने वाला है ना? आया ना? विष्णु wants to meet रश्मिका, राइट? सो ही wants money, राइट? सब पैसा चाहिए उसको। तो 10,000 रुपए तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। सो क्या विष्णु मार्केट में बेड 10,000 में बेचेगा? नहीं। बड़े बस लाइट से वो 15,000 में बेचता है। और ये जो 5,000 रुपए कॉस्ट के अबव है, द अमाउंट अबव कॉस्ट, दैट इज 5,000 इज नथिंग बट द प्रॉफिट, इज नथिंग बट द प्रॉफिट, इज नथिंग बट द प्रॉफिट, इज नथिंग बट द प्रॉफिट। इज इट ओके? आ जाओ मुद्दे की तरफ। प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर की वेजेस, लैंड का रेंट, कैपिटल का इंटरेस्ट, राइट? ये सारे क्या है? प्राइस और रिवॉर्ड विच वी पे टू दिस पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच वी यूज इन प्रोडक्शन। इफ दे इंक्रीजेस, लेबर के वेजेस बढ़ गए, जो हम पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, जिस फैक्ट्री में हम चीजें बना रहे हैं उसका रेंट बढ़ गया,
तो इससे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा? कम कैसे होगा रे? कम कैसे होना किरण? लेट से हमारा गणेश एक दिन में एक बेड तैयार करता था। हमारा गणेश एक दिन में एक बेड तैयार करता है और एक दिन की वेज हमारा विष्णु उसको 300 रुपए देता है। तो कॉस्ट के अंदर, खर्चे के अंदर, उस बेड के खर्चे के अंदर, एक बेड के खर्चे के अंदर वेजेस का खर्चा कितना होगा? 300 रुपए। दूसरे दिन विष्णू को बोला विष्णू असं जमत नाही, तुला रश्मिकाला भेटायचं, मला कॅटरीनाला भेटायचंय। ऐसा थोड़ी जमता। दोस्त का भी कुछ ध्यान रख। तू रश्मिका को भेंट, मैं कटरीना को भेंटता, तो भेंटने के लिए मेरे को भी नोटा लगता। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू प्रोडक्शन इन 300 रुपया, आई नीड 500 रुपए। वो बोला सेकंड डे से मैं कल से तुम्हारे काम पे फैक्ट्री पे आऊंगा, लेकिन फैक्ट्री के अंदर आने के बाद एक दिन में एक बेड जैसा मैं बनाता था बनाऊंगा, लेकिन अब मैं लूंगा वेजेस 500 रुपए। कितना लूंगा मैं? 500 रुपए। कितना लूंगा वेजेस? 500 रुपए। पहले बेड के अंदर जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा था, उसमें वेजेस कितने थे? 300। अब कितने होंगे? 500। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? लेट्स से कि पहले जो 10,000 में बेड बन रहा था, 10,000 में बेड बन रहा था, 15,000 में हम बेच रहे थे। 10,000 में बेड बन रहा था, 15,000 में हम उसे बेच रहे थे। प्रॉफिट कितना था इसनु को? 5,000। अब गणेश ने क्या बोला है? मेरी वेजेस बढ़ा दो, 300 से मुझे 500 कर दो। 300 से 500 कर दिया, उसे कटरीना को मिलना है। तो 500 करने के बाद खर्च बढ़ चुका है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पहले 10,000 था, अब कितना हो जाएगा? 10,200। तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? 4,800। अब तुम ही बताओ, कीप योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ अ प्रोड्यूसर। As the price of factors of production increases, supply किसको लगता है कि इंक्रीज? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस अगर बढ़ गया तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट अगर मेरा बढ़ गया तो मेरा प्राइस जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। अगर मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है तो मैं सप्लाई करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। सो व्हाट इज द लॉजिक? एज द प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। लेट्स से इसका उल्टा है। गणेश गया विष्णु के पास, he said you want to meet रश्मिका? बोले हो यार, लेकिन पैसे की ताड़जोड़ नहीं हो रही। अरे कोई चिंता मत कर, दोस्त है ना, तेरे लिए जान दे दूंगा। वो बोलता जान मत दे, वो 300 रुपए वेजेस लेता ना, वो मत ले। तो बोले ठीक है दोस्त, तेरे लिए इतना भी मैं कर दूंगा। सो ही डिसाइडेड कि सेकंड डे से वो फ्री में काम करेगा गणेश हमारे विष्णु के लिए। आई विल डू इट फॉर फ्री। दूसरे दिन वो आता है, पूरा काम करता है, बिना वेजेस के चला जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,000 से कितना हो जाएगा बेटा अब मेरा? 9,700। प्रॉफिट कितना हो जाएगा अब? 5,300। हाँ या ना? हम यहां पर क्या इफेक्ट देख रहे हैं? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो आई हैव केप्ट द प्राइस कांस्टेंट, ceteris paribus, है ना? हम सिर्फ ये वाला बाजू देख रहे हैं। अब देखो, गणेश वेजेस नहीं ले रहा है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लेने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता है तो मैं सप्लाई ज्यादा करने में इंटरेस्टेड होता हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? प्रोड्यूसर। एम आई कंज्यूमर? नो। सो डोंट कंफ्यूज, ओके, राइट? सो एज द प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई increases. Hence there is what kind of relationship? See, price of factors of production increases, supply decreases. As the price of the factors of production decreases, supply increases. इधर देखो, चलो, एक increase दूसरा decrease, एक decrease दूसरा increase, increase decrease decrease increase, increase decrease decrease increase, ting tang 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 tang, दोनों भी they both are moving in opposite direction. So whenever two variables move in opposite direction, there is inverse relationship. Hence there is inverse relationship between prices of factors of production and quantity supplied. अभी ओके? इजी लग रहा है चैप्टर? थर्ड देखो यहां पे लेबर वेजेस 200 रुपए का गणेश अभी 100 रुपए पे काम कर रहा है, तो सप्लाई मैंने क्या कर दिया? इसने
बढ़ा दिया, क्योंकि लेबर की वेजेस कम होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ रहा है इसलिए हमने सप्लाई बढ़ा दिया है। गणेश बोल रहा 200 में नहीं चलेगा, कटरीना को मिलना है 300 रुपए चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम होने से मैंने सप्लाई कम कर दिया, जो कि हो गया 10 यूनिट। इज इट ओके? चलो, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, बाकी के डिटरमिनेंट्स इजी है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रोडक्शन के होते हैं। प्रोडक्शन करने के दो टेक्निक्स है मेजरली, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फुल्ली ऑटोमेटिक जो काम करता है, जो प्लांट चलता है, वो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जो प्लांट पूरा लेबर के ऊपर निर्भर है वो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। जैसे कपड़ा लूम पे बनता है, लूम हैंडलूम भी होते हैं, हाथ से लूम से कपड़ा बनाया जाता है, लेकिन हैंडलूम के अंदर महीने में बहुत हो गया 5000 मीटर कपड़ा निकल सकता है पूरे एक महीने में, बहुत हो गया, उतना भी नहीं निकलता मेरे हिसाब से। 1000 मीटर एक व्यक्ति हैंडलूम पे काम करते करते एक महीने में 1000 मीटर कपड़ा बना सकता है। वही पावर लूम अगर आज इचलकरंजी में अगर आप जाओ तो एक एक लूम कम से कम 4 लाख मीटर कपड़ा बनाती है। कितना बनाती है? 4 लाख मीटर। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी देखो, हम स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर मैं पावर लूम और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करता हूं तो मेरा सप्लाई ज्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि मेरी एबिलिटी ज्यादा होगी ऑफर करने की। अगर मैं अच्छी टेक्नोलॉजी लेता हूं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेता हूं, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट चलाता हूं, तो इसके अंदर मेरे पास प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा करने की वजह से मेरे पास ऑफर करने के लिए क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, तो मेरा सप्लाई क्या होगा? ज्यादा। एडवांस मेथड, हाई सप्लाई। वही मैं हाथों से काम करवा रहा हूं, लेबर से, हैंडलूम पे काम करवा रहा हूं, कितना मीटर कपड़ा निकलना है? 1000। तो ऑफर करने के लिए मेरे पास कपड़ा कितना है? 1000। भले ही मार्केट में डिमांड 10,000 की है, क्या मैं 10,000 सप्लाई कर सकता हूं क्या? नहीं, बिकॉज माई एबिलिटी इज जस्ट टू सप्लाई 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ, बिकॉज द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रेडिशनल। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रेडिशनल। जो पुरानी टेक्निक, जो पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करता है, उसके पास प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो ऑफर करने के लिए कम होगा, तो सप्लाई भी क्या होगा? लो। पुरानी टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ट्रेडिशनल टेक्निक लीड्स टू लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्शन लीड्स टू लो सप्लाई। हाईटेक टेक्निक, ऑटोमेटिक टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक, एडवांस टेक्निक विल लीड टू मोर प्रोडक्शन। मोर प्रोडक्शन से आई विल बी एबल टू मेक more offer will lead to more supply. Is it okay? Next point, government policy, unfavorable policy and favorable policy. गवर्नमेंट पॉलिसी दो तरह से हो सकती है, फेवरेबल पॉलिसी एंड अनफेवरेबल पॉलिसी। टैक्स जो हमारे चीजों के ऊपर लगता है, इज इट अ एक्सपेंस? यस। अब समझ लो, मेरा ट्यूशन का बात करो, ट्यूशन के ऊपर जीएसटी लगता है। अगर एक पर्याप्त लिमिट के ऊपर अगर जाओ तो कंपलसरी सर्विस सेक्टर के हिसाब से 18% जीएसटी लगता है। अभी तो मेरा क्वांटम उतना कम है, बढ़ने के बाद अगर 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स होने लगे तो फिर मैं जीएसटी के दायरे में आता हूं, और फिर हर स्टूडेंट से मुझे कंपलसरीली जीएसटी लेना पड़ेगा। 1 लाख रुपए अगर क्लास की फीस है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी कितना हुआ? कितना हुआ? 18,000। तो पूरा खर्च कितना हो रहा है? 1,18,000। स्टूडेंट से कितने लेने हैं? 1,18,000। जो जीएसटी कलेक्ट किया वो जेब में रखूंगा क्या? नहीं, वो किसे देना है? सरकार को। किसे देना है? वो सरकार को। सो देयर इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। लेट्स से गवर्नमेंट ने बोला कि 1 साल में कुछ बिजनेस हुआ नहीं, कोचिंग वाले सब बेचारे बहुत नुकसान में चल रहे हैं, तो एक काम करो, जीएसटी हटा दो, तो टैक्स का खर्च हट जाएगा। टैक्स का खर्च हट जाएगा तो जो ट्यूशन जीएसटी के साथ 1,18,000 में स्टूडेंट्स को मिल रही थी, अब वो कितने में मिलेगी? 1 लाख रुपए में। उसका प्राइस जो है वो कस्टमर को जो है वो 1 लाख में मिल रहा है, तो बड़े बस कस्टमर उसका डिमांड बढ़ाएगा, राइट? क्योंकि पहले मैं 1,18,000 से कम इसलिए नहीं दे पाता था क्योंकि 18,000 मेरा खर्चा था टैक्स का, जो मुझे कंपलसरी स्टूडेंट से लेकर देना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने वो टैक्स मेरा माफ कर दिया है, तो मुझे ना 18,000 वसूलने की जरूरत है, ना 18,000 देने की जरूरत है। जो चीज में मेरे 1 लाख रुपए में बेच सकता था वो मैं 1 लाख रुपए में ही बेच रहा हूं, हाँ या ना? राइट? सो फेवरेबल टैक्स पॉलिसी अगर हो तो मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? बढ़ाऊंगा, क्योंकि टैक्स एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस से खर्चा बढ़ता है। फेवरेबल टैक्स पॉलिसी यानी टैक्स कम होना है,
टैक्स अगर कम हुआ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ा तो मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। अनफेवरेबल टैक्स पॉलिसी, लेट्स से मैं सिगरेट प्रोडक्शन करता हूं, सिगरेट के ऊपर पहले 100% टैक्स था, कोरोना टैक्स और 100% लगा दिया। 10 रुपए की सिगरेट अब 20 रुपए में बेचनी है, 20 रुपए में सिगरेट बेच रहा हूं, 10 रुपए की सिगरेट 20 रुपए में बेच रहा हूं। तुम क्या बोलोगे सर 10 की सिगरेट 20 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो सप्लाई बढ़ना चाहिए। नहीं, 10 रुपए की सिगरेट 20 में बिक तो रही है, लेकिन एक्सेस 10 रुपए जो कलेक्ट हो रहा है वो किस में जाने वाला है, एक्सेस टैक्स। वो जो एक्सेस 10 रुपए कलेक्ट हो रहा है वो किस में जा रहा है, मेरा एक्सेस ऑफ टैक्स। वो मेरा प्रॉफिट है क्या, टैक्स नहीं। सो अनफेवरेबल पॉलिसी विल लीड टू इंक्रीज इन टैक्स, will lead to increase in expenditure, hence there will be less profit and there will be low supply. So favorable policy गवर्नमेंट की आती है तो मैं सप्लाई बढ़ाता हूं क्योंकि उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अनफेवरेबल पॉलिसी अगर हो तो खर्चा बढ़ता है, और खर्चा बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा, तो मैंने सप्लाई क्या करना है बेटा, कम करना है। हाँ या ना, यस और नो। सो अनफेवरेबल पॉलिसीज डिक्रीज इन सप्लाई, फेवरेबल पॉलिसी इंक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट, prices of related goods. Now related goods are of two types. First is complementary goods, second is where one good can be used with another, or when two goods are used to satisfy a single one, they are called as complementary goods. When one good can be used in place of another, or where we use either one of the good, then it is called as substitute. Tiger balm, झंडू बाम, ये किसका एग्जाम्पल है, टी कॉफी सब्स्टिट्यूट, बट टी शुगर, इंक और इंक पेन, इंक पेन और बॉल पेन, इंक पेन बॉल पेन, इंक और इंक पेन। समझ में आया? तो रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स। फर्स्ट, प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल लो। टी, शुगर, ठीक है, प्राइजेस ऑफ टी एंड क्वांटिटी ऑफ शुगर। क्या है बेटा एग्जाम्पल, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल है। लेट्स से प्राइजेस ऑफ टी इंक्रीजेस, चाय के दाम बढ़ गए, चाय के दाम बढ़ गए, तो मैं कौन हूं, चाय का सप्लायर हूं बेटा। मैं कौन हूं, सप्लायर हूं, कंज्यूमर हूं क्या? ठीक है, कोई समझाना चाहेगा इसका लॉजिक कि मैं समझाऊं? ठीक है, मैं समझाता हूं। चाय का अगर दाम बढ़ गया बेटा, तो चाय का मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? चाय का दाम अगर बढ़ता है, चाय का दाम अगर बढ़ता है, चाय का दाम अगर बढ़ता है, चाय का दाम अगर बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि चाय का दाम बढ़ गया तो चाय प्रोड्यूसर का मुनाफा बढ़ जाएगा, तो चाय प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ा देंगे। हाँ या ना? अगर चाय का सप्लाई मार्केट में बढ़ गया, अगर चाय का सप्लाई मार्केट में बढ़ गया तो इसके साथ शक्कर भी लगेगी ना, तो वो भी बढ़ाएगा या कम करेगा? मार्केट में चाय ज्यादा बिक नहीं है, सप्लाई होने लगी है, तो शुगर वाला बोलेगा क्या नहीं मैं नहीं सप्लाई करूंगा? नहीं, क्योंकि मार्केट में चाय का सप्लाई बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली शक्कर का सप्लाई भी बढ़ेगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। सो सप्लाई ऑफ शुगर increases. If the price of tea decreases, चाय का दाम कम हो गया तो चाय का सप्लाई कम होगा, चाय का सप्लाई कम होगा तो शक्कर का क्या करेंगे? शक्कर भी हम कम इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, शक्कर को हम सिर्फ चाय के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्केट में से चाय का सप्लाई कम हो गया तो शक्कर का सप्लाई बढ़ा के कुछ फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि सप्लाई का अगर चाय का कम है तो शक्कर का सप्लाई बढ़ाने में कोई सेंस नहीं है। तो अगर चाय का प्राइस कम हो गया तो अपने आप शक्कर का सप्लाई भी कम हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, यस और नो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड increases, increases, decreases, decreases. Hence there is inverse relationship between price of the commodity. Hence there is direct positive relationship
between price of the commodity and quantity supplied of its complementary goods. डिमांड याद करो, वहां क्या था? इनवर्स. वहां पे क्या था? इनवर्स. यहां पे क्या है? डायरेक्ट पॉजिटिव. क्या बोला मैं? ये पूरा चैप्टर डिमांड का उल्टा चलता है. हर चीज यहां पे क्या चलती है? उल्टी. राइट? वो क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है. समझे? तब देखो, चाय का दाम जब 10 था तो सप्लाई ऑफ शुगर 10 हो गया. चाय का दाम 20 हो गया तो चाय का सप्लाई बढ़ गया. चाय का सप्लाई बढ़ गया इसलिए साथ में शुगर का सप्लाई भी बढ़ा दिया हमने. चाय का दाम कम हो गया तो चाय की सप्लाई कम हो गई. चाय की सप्लाई कम हो गई तो साथ साथ शुगर की सप्लाई भी हमने कम कर दी. इज इट ओके? अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट की. प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कॉफी. ठीक है? इज इट ओके? लेट्स से प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस. चाय का दाम बढ़ गया. चाय का दाम बढ़ गया. चाय का दाम बढ़ गया तो चाय का सप्लाई बढ़ गया. कॉफी का प्राइस बढ़ा है तो कॉफी की सप्लाई क्यों बढ़ा है? प्राइस किसका बढ़ा है? चाय का. मुनाफा किस में कमा रहा है सप्लायर? चाय में. कॉफी का दाम बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है. तो इसका सप्लाई अपन बढ़ाएंगे क्या? नहीं. अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं चाय भी प्रोड्यूस कर सकता हूं और कॉफी भी प्रोड्यूस कर सकता हूं. चाय का दाम बढ़ गया इसलिए मैंने चाय का सप्लाई बढ़ा दिया, लेकिन कॉफी का दाम बढ़ा है क्या? नहीं. तो फिर मैं कॉफी क्यों प्रोड्यूस करूं? ज्यादा फायदा क्या सप्लाई करने में है? चाय. समझे? समझे क्या? यस और नो? यस और नो? ज्यादा सप्लाई करने में क्या समझदारी है? चाय. तो फिर मुझे कॉफी का सप्लाई बढ़ाना होगा या कम करना होगा? कम. समझे? इकडे लक्ष द्या. कॉफी का सप्लाई मुझे क्या करना होगा? कम. यस और नो? समझ में आ रहा है क्या ये वाला पॉइंट? हाँ, ध्यान से सुनो. चाय का दाम बढ़ गया. देखो इधर देखो, 10 रुपए चाय 10 रुपए कॉफी. चाय हो गई 20 रुपए. तो मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं चाय कॉफी दोनों भी प्रोड्यूस कर सकता हूं. चाय भी प्रोड्यूस कर सकता हूं, कॉफी भी प्रोड्यूस कर सकता हूं. अब 20 रुपए में क्या मिल रहा है? चाय. तो मैं क्या सप्लाई करके ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा? चाय. ये 10 प्रोड्यूस करके मुझे कुछ फायदा है क्या? कॉफी 10 रुपए में प्रोड्यूस करके कुछ फायदा है क्या? ज्यादा फायदा किधर है? तो मैं ये प्रोड्यूस करना कम कर दूंगा, ज्यादा क्या प्रोड्यूस करूंगा? चाय. तो इसका क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा. बढ़ेगा कैसे रे? टी का यहां पे क्या संबंध है? प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कॉफी. वी आर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट्स. इधर ध्यान दो बेटा, यहां पे टी का मैंने पूछा नहीं है. दोनों भी प्रोड्यूसर है, खुद को कंज्यूमर की जगह पे मत रखो. दोनों तुम प्रोड्यूसर है. तुम प्रोड्यूसर में 2 सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस कर रहे हो. तुम चाय भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम कॉफी भी प्रोड्यूस कर रहे हो. अब मुझे रिलेशनशिप बताओ. प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी ऑफ कॉफी, नॉट टी. ध्यान दो. चाय का दाम बढ़ गया. देखो लेट्स से 10 रुपए में कॉफी मिल रही थी, 10 रुपए में चाय मिल रहा था. ये 100 किलो में प्रोड्यूस कर रहा था, ये 100 किलो में प्रोड्यूस कर रहा था. दोनों कितना बना रहा था मैं? 100 केजीज. हाँ या ना? दोनों कितना बना रहा था मैं? 100 केजीज. अभी जो चाय जो थी 10 रुपए की और ये कॉफी थी 10 रुपए की, दोनों 10-10 रुपए में बिक रहे थे. दोनों को मैं 100-100 किलो बना रहा था. अब चाय का दाम हो गया 20 रुपए, कॉफी कितने में? अभी भी 10 रुपए में. इसका कितना बनाता था मैं? 100 किलो. अब 100 किलो की कॉफी 10 रुपए में बेच के कम प्रॉफिट कमाने में समझदारी है, या पूरा की पूरा 200 किलो चाय 20 रुपए में बेचकर ज्यादा मुनाफा मिलेगा? पूरा की पूरा हम क्या करेंगे? टी बनाएंगे और मुनाफा ज्यादा कमाएंगे. विल आई बी प्रोड्यूसिंग स्टिल 100 kgs ऑफ कॉफी एट ₹10? यस सर नो? प्रोड्यूसर की जगह पे रखो खुद को. क्या आप अभी भी 100 किलो कॉफी बनाओगे? क्योंकि आप अपने रिसोर्सेस कहां लगा दोगे? कॉफी बनाने, सॉरी टी बनाने में. कॉफी में जो रिसोर्सेस खर्च करते थे अब उनको हटाकर आप टी बना रहे हो. पहले टी आप 100 किलो बनाते, आप टी कितने बना रहे हो? 200 किलो.
तो उसके लिए आपने क्या किया, कॉफी का प्रोडक्शन कम कर दिया. सो एज द प्राइस ऑफ द टी increases, quantity of coffee decreases. Yes or no? As the price of tea decreases. फिर से वही देखो, 10 रुपए में दोनों बिक रहे थे, दोनों की क्या बना देते हैं, 100 kgs. Yes or no? 10 रुपए की चाय 5 रुपए हो गई. कॉफी कितने में अभी भी, 10 रुपए में. ज्यादा प्राइस यानी ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट यानी ज्यादा सप्लाई. अब चाय सस्ती हो गई तो प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है. तो चाय बनाने में समझदारी है क्या, नहीं. तो मैं ये 100 किलो चाय जो है वो बनाना बंद कर दूंगा, ये 100 किलो चाय बनाना बंद कर दूंगा. अब कॉफी कितना बनाऊंगा मैं, 200 किलो. कितना बनाऊंगा कॉफी, 200 किलो. सो एज द प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कॉफी इंक्रीजेस. समझे क्या आप समझे, आप समझे क्या, समझे क्या सब, नहीं समझे तो बोलो और एक बार समझाता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती. शर्मा सर नाम है हमारा, जितनी बार बोलोगे उतनी बार समझा देंगे, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, डोंट मिक्स अप. थोड़ा सप्लाई को ध्यान से सुनना पड़ता है, समझे. अगर चाय का दाम कम हो गया तो चाय में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, चाय में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई तो प्रोड्यूस क्यों करूं. प्रॉफिटेबिलिटी किस में दिख रही है अभी भी, कॉफी में. तो जो चाय में प्रोडक्शन करता था वो प्रोडक्शन करके कोई मतलब नहीं है, उतना प्रोडक्शन अब मैं कॉफी का करूंगा और कॉफी का सप्लाई बढ़ा दूंगा. समझे क्या पॉइंट, समझे क्या पॉइंट. एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है. हाउ इज द रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप. हेंस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स. क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट. यस और नो. डिमांड में क्या था, डायरेक्ट पॉजिटिव. डिमांड में कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स था और सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट पॉजिटिव था. यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्ट पॉजिटिव है और सब्स्टिट्यूट इनवर्स है. ध्यान में आ रहा है, समझ में आया पॉइंट. साक्षी, लक्षित लगा, गिरी, हाँ समझ में आएगा सबको. बोलने की बात रहेगी. पहले वाले यूनिट में 2 चैप्टर 12th के खत्म हो गए, दूसरे वाले यूनिट में थर्ड चैप्टर हो गया, ये वाले यूनिट में 4th चैप्टर हो जाएगा. 12वीं में आपको 10 चैप्टर है, 10 में से 4 चैप्टर इस यूनिट के बाद खत्म हो गए, वो भी ज्यादा डेप्थ के साथ. इज इट ओके, इज इट ओके. सो फील कॉन्फिडेंट दैट यू हैव मेड द राइट डिसीजन. हेंस देयर इज डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड्स सप्लाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. हाँ ये ठीक है. अब ये देखो, सब्स्टिट्यूट, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. देखो यहाँ पे, जब चाय का दाम 10 रुपए था, सप्लाई कॉफी का कितना था, 30. फिर चाय का दाम जो है वो बढ़ गया, तब सप्लाई कॉफी का बढ़ाने में कुछ मतलब है क्या, नहीं. सप्लाई किसका बढ़ाना है मुझे, टी का. तो कॉफी का सप्लाई क्या करना पड़ेगा, कम. सो आई हैव रिड्यूस्ड. व्हेन द प्राइसेस ऑफ टी, यहां पे डिक्रीज नहीं लिया, यहां पे डिक्रीज 5 रुपीज. व्हेन द प्राइसेस ऑफ टी डिक्रीजेस, सो प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है. तो टी का सप्लाई करने में कोई फायदा है क्या, नहीं. तो सप्लाई किसका बढ़ा दो, कॉफी का. हेंस हम क्या करेंगे, कॉफी का सप्लाई जो है वो बढ़ा देंगे, कॉफी का सप्लाई जो है वो बढ़ा देंगे. इज इट ओके, इज इट ओके. हेंस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स. नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड द साइज ऑफ द इंडस्ट्री. अगर मोनोपोली है तो नॉर्मली सप्लाई कम होता है. मोनोपोली, लेट से हमारे पूरे गांव में हमारा गजू भैया जो है, इज अलोन जो है, इज डेयरी सप्लायर या मिल्क सप्लायर. पूरे गांव में जो है भैंस इनके पास ही है, डेयरी फार्म इनका ही है, और सिर्फ अकेले गांव में यही दूध बेचते हैं, राइट. अब ही हैज अ मोनोपोली ऑन द डेयरी इंडस्ट्री, he has a monopoly on the dairy industry. So will he be interested in more supply or will he be interested in low supply? More or less, more or less, more or less. देखो उसकी मोनोपोली है. अगर वो ज्यादा सप्लाई करेगा तो लोगों के पास ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क अवेलेबल होगा, ज्यादा क्वांटिटी में लोगों के पास मिल्क अवेलेबल रहा तो लोगों को ज्यादा जरूरत महसूस होगी क्या, नहीं. तो उसको मोनोपोली कम हो सकती है, उसके मोनोपोली का असर कम हो सकती है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
उसकी मोनोपोली टिकाने के लिए, उसकी मोनोपोली टिकाने के लिए हमेशा उसे मार्केट में स्केर्सिटी दिखाने होगी कि कस्टमर खुद होके चल के आया, गजानन भैया हमें इतना लीटर दूध चाहिए। क्योंकि कैसा है, मोनोपोली तभी टिकती है जब आप स्केर्सिटी दिखाते हो। अगर आप स्केर्सिटी नहीं दिखाओगे तो मोनोपोली का कोई फायदा हम नहीं उठा सकते। अब गजानन है, मोनोपोली है उसकी, गांव में अकेले उसकी डेयरी का फार्म है, ही वांट्स टू टेक प्रॉफिट। अगर ज्यादा सप्लाई करेगा तो ज्यादा दाम पे बेच पाएगा क्या? नहीं, स्केर्सिटी, जास्त निघणच उत्पादन, प्रोडक्शन बहुत कम है, इतना बन रहा है, तो इसलिए अब मैंने सोचा कि ज्यादा दाम पे बेचूं। तो कस्टमर के पास कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, कस्टमर ज्यादा दाम पे ही ले लेगा क्योंकि अकेला सेलर है मार्केट में, राइट। तो जब कभी भी मोनोपोली होती है, देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन सप्लाई। whenever there is competitive market there is increase in supply। अब हमारा गजानन एक नहीं है, लेट से ये साइड लाइन के सब बॉयज की डेयरी है, सब लोग दूध सप्लाई करते हैं, इतने सारे लोग में कंपटीशन है, कॉम्पिटेटिव मार्केट है, हर कोई सप्लाई करने की कोशिश करेगा, भले ही 2 रुपए प्रॉफिट कम ज्यादा हो, लेकिन कंपटीशन के अंदर हर कोई सप्लाई करने की कोशिश करता है, हाँ या ना? कंपटीशन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, यस और नो? हाँ या ना? कंपटीशन बढ़ा तो सेलर्स बढ़ेंगे, सेलर्स बढ़े तो सप्लाई बढ़ेगा। यहाँ पे एक सेलर है तो सप्लाई बढ़ाएगा या कम करेगा? अगर 10 डेयरी है तो डेयरी का सप्लाई बढ़ेगा, भाई एक डेयरी है तो सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। इसलिए मोनोपोली में देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई, इन केस ऑफ कॉम्पिटेटिव मार्केट देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, यस और नो? हाँ या ना? अभी क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ सप्लाई। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। चलो ये देखो, ये लास्ट हेडिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब तुमको मालूम है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर अल्फ्रेड मार्शल है, उसने रिलेशनशिप निकाला है प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में, जो तुम्हें कि मालूम है, एज द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस, एज द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड। लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट इज हेडिंग? लॉ ऑफ सप्लाई। एज वी ऑल नो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी लॉ है उतने मेजर लॉ किसने दिए हैं? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। किसने दिया बेटा? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की जो किताब है जहां से ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उस किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। द लॉ ऑफ सप्लाई इज गिवन बाय, इज प्रोपाउंडेड बाय, रिटन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। लॉ पढ़ने के 3 स्टेप है, स्टेटमेंट, स्केड्यूल और डायग्राम। पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू मार्शल, other things remaining same and constant ceteris paribus, the higher the price of the commodity, the greater is the quantity supplied, and the lower the price of the commodity, smaller is the quantity supplied. Or you can say the law of supply states that as the price of the product increases, quantity supplied increases, and as the price of the product decreases, quantity supplied decreases. Hence the law of supply states the relationship between price of the product and its quantity supplied. Price increases, quantity supplied increases, price decreases, quantity supplied decreases. ये तो देखा मैंने, पेन 100 रुपए की 200 रुपए में हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया। एज द प्राइस इंक्रीजेस, मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। एज द प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। पेन 50 रुपए में हो गई, प्रॉफिट मेरा कम हो गया, नुकसान में मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा। जब मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा तो मैं कुछ ऑफर नहीं करूंगा, कुछ ऑफर नहीं करूंगा तो कुछ सप्लाई नहीं होगा। एज द प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, एज द प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल लॉ ऑफ सप्लाई में 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला वेरिएबल क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड। As the price of the product increases, quantity supplied increases. As the price of the product decreases, quantity supplied decreases. Increases, increases, decreases, decreases. As the price increases, quantity supplied increases. As the price decreases, quantity supplied decreases. अब देखो टेबल में फिर से देखो जरा, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये भी घट रहा है। प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज। हाँ या ना?
They both are moving in. They both are moving in. They both are moving in. Whenever the two variables move in the same direction, the relationship is called as direct positive relationship. Hence, there is direct positive relationship between price of the commodity and its quantity supplied. Statement समझ गया? Statement में क्या दिया है? Greater the price, greater is the quantity supplied. Smaller the price, smaller is the quantity supplied. अब स्टेटमेंट समझने के बाद समझेंगे हम स्केड्यूल. स्टेटमेंट समझने के बाद अगला पॉइंट क्या समझना है हमें? स्केड्यूल. स्केड्यूल इज टेबुलर. क्या? हाँ तो उतना प्रिंटिंग एरर है बेटा, तुम समझ जाओ ना. ठीक है, वो प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग एरर आप देख सकते हो. अब स्केड्यूल समझते. ये जो स्टेटमेंट है ऊपर जो दिया है, जहां बोला जा रहा है कि एज द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, एज द प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस. नाउ लेट्स टेक अ स्केड्यूल. Schedule is nothing but the tabular presentation of data. Now this is a supply schedule. This is supply schedule. Now this table represents the data regarding supply of a commodity. हाँ या ना? जहाँ पे दो वेरिएबल क्या है? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड. The following is the supply schedule of rice. So this table denotes the supply quantity of rice at different prices. देखो, the price 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50. प्राइस बढ़ रहा है क्या? प्राइस बढ़ रहा है क्या? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? प्राइस बढ़ रहा है. प्रॉफिट बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा क्या बेटा? अनु बेबी, ए प्राइस. मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? प्रोड्यूसर हूं. अच्छा, मैं कौन हूं? हाँ, प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या बेटा? हाँ, तो सप्लाई बढ़ाऊंगा क्या मैं? हाँ, तो अब यहाँ पे राइस का प्राइस बढ़ रहा है. राइस 10 रुपए का 20 रुपए में हो रहा है, 20 का 30 में हो रहा है, 30 का 40 में हो रहा है, 40 का 50 में हो रहा है. चावल 10 रुपए का 20 में बिक रहा है, 20 का 30 में, 30 का 40 में, 40 का 50 में. जैसे जैसे चावल का दाम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे राइस का दाम बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है. हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कांस्टेंट, वो तो उतना ही है. लेट्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 रुपए है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 5 रुपए. तो जब चावल 10 रुपए में बिक रहे थे, मेरा प्रॉफिट कितना था? 5. जब वो 20 में बिक रहे थे 15, 30 में जब बिकेंगे तब 25, 40 में जब बिकेंगे तब 35, और जब 50 रुपए में जब बिकेंगे तो 45. तो जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा सप्लाई बढ़ता जाएगा. इसीलिए देखो 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. प्राइस 10, 20, 30, 40, 50. प्राइस increases, quantity supplied increases. Price increases, quantity supplied increases. Yes or no? हाँ या ना? दोनों भी increases, दोनों भी increases. हाँ या ना? Now explanation of the schedule. अब schedule में हम explain करेंगे. When the price is this, quantity supplied is this. When the price is 10, quantity supplied is 10. When the price is 20, quantity supplied is 20. When the price is 30, quantity supplied is 30. When the price is 40, quantity supplied is 40. When the price is 50, quantity supplied is 50. Hence, as per our given schedule, we can note that as the price increases from 10 to 50, quantity supplied also increases from 10 to 50. Hence, there is direct positive relationship between price of the commodity and quantity supplied. Yes or no? हाँ या ना? ये हो गया मेरा स्केड्यूल. अब आ जाओ डायग्राम पे. लॉ को समझने के 3 पॉइंट है. स्केड्यूल, सॉरी स्टेटमेंट, स्केड्यूल, डायग्राम. जो स्केड्यूल मैंने बनाया 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है बेटा? डायरेक्ट पॉजिटिव. क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप. थंब रूल याद है? लॉ ऑफ डिमांड के बाद बताया था, वेन एवर देर इज नेगेटिव रिलेशनशिप
The slope of the curve is always downward sloping. Whenever there is direct positive relationship, the slope of the curve is always upward sloping. So it is downward sloping or upward sloping from left to right. ठीक है, हमें अब पता है कि सप्लाई कर्व कैसी है, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एक बार चेक करते हैं. जब 10 है तो 10, 10 10, 20 20, 30 30, 40 40, 50 50. अभी मेरी बन गई अभी ये जो कर्व मैंने बना इसका नाम दिया है एस एस. SS is the supply curve, and what we can observe is the supply curve is the upward sloping from left to right. Supply curve is upward sloping from left to right. Supply curve is upward sloping from left to right. Supply curve is upward sloping from left to right. हाँ या ना, हाँ या ना. Upward sloping from left to right. Why is it upward sloping? Because there is direct positive relationship between price of the commodity and quantity supplied. Abhi okay? Abhi okay? As in the above given diagram, quantity lies on the x-axis, price lies on the y-axis, SS is the supply curve. The supply curve is upward sloping from left to right. This is because of direct positive relationship between price of rice and its quantity supplied. This is all we have in the law of supply. Is it okay? Chalo. So after understanding the law of supply, let's move on to the next heading, that is variations in supply. Variations in supply is a little bit similar like what we have studied in the variations in demand. Expansion of demand, contraction of demand, increase in demand, decrease in demand. I hope you remember. है ना, ठीक वैसे ही है. सप्लाई के अंदर भी there are various factors which determine supply. There are various factors which determine supply. One factor is price. One factor is price. Whenever there is increase in supply, decrease in supply due to changes in price, they are termed as expansion of supply or contraction of supply. Increase in price, please pay attention, इधर ध्यान दो सब लोग. Increase in price leads to increase in supply. Increase in supply is nothing but as called as expansion of supply. Increase in price leads to increase in supply is called as expansion of supply, and expansion of supply leads to upward movement on the same supply curve. याद आया वहां पे क्या था, डाउनवर्ड, यहां पे क्या है, अपवर्ड. क्या बोला, ये पूरा चैप्टर एंटी क्लॉक चलता है, पूरा उल्टा. Increase in price leads to increase in supply is called as expansion of supply, and expansion of supply leads to upward movement on the same supply curve. Increase in price leads to increase in supply. Increase in price leads to increase in supply. This is called as expansion of supply, and expansion of supply leads to, हाँ baby, upward movement on the same supply curve. Upward movement on the same supply curve. Decrease in price leads to decrease in supply. Decrease in price leads to decrease in supply, and this decrease is called as contraction of supply. Decrease in price leads to decrease in supply, and decrease in price is decrease in supply. This is called as contraction of supply, and baby, contraction of supply leads to downward movement on the same supply curve. That means again in expansion of supply and in contraction of supply, we don't have a shift in the supply curve. We have a movement along the same supply curve. Increase in price leads to increase in supply. This is called as expansion of supply. Expansion of supply leads to upward movement on the same supply curve. Decrease in price leads to decrease in supply. Decrease in price leads to decrease in supply. This is called as contraction of supply. Contraction of supply leads to downward movement on the same demand, same supply curve. On the same supply curve. Are we okay? Are we okay? Now, there are increase in supply or decrease in supply. There are variations in supply due to factor other than price. जैसे कि हमने देखा prices of factors of production, prices of related goods,
टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, यस और नो, इन सब डिटर्मिनेंट्स की वजह से भी सप्लाई बढ़ता है या कम होता है। अगर मैं अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करता हूं तो मेरा सप्लाई इंक्रीज होता है, अगर मैं ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करूंगा तो मेरा सप्लाई कम होगा है। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अगर प्राइस बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ने की वजह से मेरा सप्लाई कम हो जाएगा, राइट। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होता है, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होता है तो मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फैक्टर्स का कॉस्ट कम होगा तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ने की वजह से मेरा सप्लाई बढ़ेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, राइट। Now, whenever there is variations in supply due to factor other than price, they are either termed as increase in supply or decrease in supply. Whenever there is an increase in the quantity supplied due to factor other than price, it is called as increase in supply. Whenever there is decrease in quantity supplied due to factor other than price, this is called as decrease in supply. लेकिन यहां पे उसका वैसे वर्षा नहीं चलता, लॉजिक वही है। इंक्रीज इन सप्लाई लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, डोंट कंफ्यूज। पूरे चैप्टर में यही एक पॉइंट है जहां पे डिमांड के साथ चलता है, डिमांड के वैसे वर्षा नहीं जाता। इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई को, जैसे आपने डिमांड में सीखा था। डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। समझे क्या, हाँ या ना, समझा क्या आयुष, सबको समझा, कोई पूछना है कुछ, यस और नो। सो वेरिएशंस इन सप्लाई can be understood with respect to price, can be understood with respect to factors other than price. Whenever it is variation in supply due to factor price, they are termed as either expansion of supply or contraction of supply. Increase in price leads to increase in supply, this is called as expansion of supply. Expansion of supply leads to upward movement on the same supply curve, right? Decrease in price leads to decrease in supply, decrease in price leads to decrease in supply. This decrease is called as contraction of supply, and contraction of supply leads to downward movement on the same supply curve. Abhi okay, right? Whenever there is variations due to factors other than price, they are called as either increase in demand or they are called as decrease in demand. Whenever there is increase in whenever there is increase or decrease in quantity supplied due to factors other than price, they are termed as increase in supply or decrease in supply. Whenever quantity supplied increases due to factor other than price, quantity supplied increases due to factor other than price, it is called as increase in supply, and increase in supply leads to rightward shift in the supply curve. It leads to rightward shift in the supply curve. And whenever there is decrease in quantity supplied due to factors other than price, this is called as decrease in supply, and decrease in supply leads to leftward shift in the supply curve. Yes or no? Expansion से क्या होता है बेटा? Upward movement on same supply curve. यहाँ पे क्या होता है? Downward movement on same सप्लाई कर्व। यहां पे क्या होता है? शिफ्ट होता है। यहां क्या होता है? शिफ्ट। यहां कौन सा है? राइटवर्ड शिफ्ट। यहां पे कौन सा है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यानी ओरिजिनल सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट लेती है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट लेती है, हाँ या ना? देखो, मूवमेंट इन द सेम सप्लाई कर्व. An increase in supply due to increase in price is called as expansion of supply. Expansion of supply leads to upward movement on the same supply curve. Decrease in price leads decrease in supply due to decrease in price is called as contraction of supply. Contraction of supply leads to downward movement on the same supply curve. Expansion and contraction of supply is due to one variable, that is price, and the movements are on the same supply curve. Expansion leads to upward movement on the supply curve, contraction leads to downward movement on the same supply curve. Now shifts in the supply curve.
An increase in supply due to factors other than price is called as increase in supply. Increase in supply takes a rightward shift. Increase in supply का ऐसे rightward shift. Original जो supply का है वो rightward shift लेती है. A decrease in supply due to factors other than price is called as decrease in supply. अब ये डायग्राम में देखो सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट ले रही है. इसका मतलब क्या है, सप्लाई में इंक्रीज है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस. अब यहाँ पे लेफ्टवर्ड जा रही है, दूसरे वाले डायग्राम में लेफ्टवर्ड जा रही है. पहले वाले डायग्राम में राइटवर्ड है तो देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई. दूसरे वाले डायग्राम में पीछे की तरफ आ रही है, लेफ्ट की तरफ आ रही है. whenever there is leftward movement on the supply curve, whenever there is left shift in the supply curve, there is decrease in supply due to factor other than price. So these are the various variations in supply. Are we clear? Any doubt? Any point to be asked? Tomorrow I'll be completing this unit. Okay, that's all for today. See you tomorrow. Thank you so much. Bye bye.